मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है शिवराज मामा और उनकी लाडली बहनें। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का राजकाल समाप्त हो गया और मोहन राज शुरू हो गया। डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। प्रारंभ भी क्या कहें, कुछ तेज कर दी। और तेज करने के पीछे जितना जल्दी शिवराज के कार्यकाल को ओवरलेप करके मोहन यादव के कार्यकाल की चर्चा प्रारंभ हो जाए, यही संगठन की इच्छा है और यही सरकार का नेतृत्व करने वाले लोगों की। इसलिए मोहन यादव ने पहले ही झटके में 3 प्रकार से काम करना प्रारंभ किए। पहला, विचारधारा के आधार पर। दूसरा, मैनिफेस्टो को प्रारंभ कर दिया, उसके क्रियान्वयन का काम शुरू कर दिया। और तीसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। और यदि इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं तब विचारधारा की दृष्टि से लाउडस्पीकर और डीजे पर जो ध्वनि का एक स्तर है उसको प्रतिबंधित करने का सख्ती से आदेश जारी किया है और ये गतिविधि शुरू हो गई। इसी प्रकार से मांस और अंडे की जो खुले में बिक्री प्रारंभ हो गई थी उसको रोकने के लिए भी सख्ती से आदेश दिए गए और नगर निगम सहित अन्य संस्थाओं के लोग इस काम में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए पीएम राइस कॉलेज को प्रत्येक जिले में प्रारंभ करने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। विचारधारा के क्रियान्वयन के संबंध में तेंदुपत्ता से बात प्रारंभ की गई, जो आदिवासियों से और सामान्य गरीब लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसका जो बोनस 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा था उसको बढ़ाकर 4,000 किए जाने का मैनिफेस्टो में कहा गया था, घोषणा पत्र में कहा गया था। उसके क्रियान्वयन का आदेश जारी हो गया है। इस प्रकार से मोहन यादव सरकार ने तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। लेकिन इस सरकार के सामने आज भी सबसे बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और यूं कहें शिवराज मामा और उनकी लाडली बहना सबसे बड़ी चुनौती है। अब लाडली बहना के संबंध में कुछ बातें की जा सकती हैं। ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हटाकर अन्य दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार लिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं की एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हो जाएगी और भाजपा की जीत का एक प्रकार फिर से रास्ता खुल जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। चुनाव परिणाम आए तो भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत गई। लेकिन इसकी व्याख्या करते समय ये बात ध्यान में आती है कि जब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हटाया गया तब ये बात ध्यान में थी कि क्या जो ये लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है उसका कितना असर मतदान में होने वाला है। और इस मतदान को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भाफा समझा और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने लाने की बजाय उन्हें अधिक से अधिक सभाएं करने के लिए कहा गया। और उन सभाओं में शिवराज जी ने पूरी राजनीति की और महिलाओं के बीच अपने आप को आकर्षण का केंद्र बना लिया। और लाडली बहना योजना का इतना प्रचार किया गया जिससे महिलाओं के मतदान की प्रतिशत बढ़ने की संभावना देखी जाने लगी। जब मतदान हो रहा था तब भी लंबी लंबी महिलाओं की कतारें देखकर भाजपा, मीडिया और अन्य सर्वे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के द्वारा ये कहा जाने लग गया था कि महिलाएं खुलकर वोट कर रही हैं, ज्यादा संख्या में आकर के वोट कर रही हैं। तब ये प्रचारित किया जाने लगा कि शिवराज की लाडली बहना योजना चल गई। जब मतगणना हो रही थी तब भी ये बातें आई और जब एग्जिट पोल आए उन एग्जिट पोल में भी ये बात सामने आई। लेकिन ये माना जाने लगा एग्जिट पोल के बाद कि लाडली बहना का असर, प्रधानमंत्री जी का असर कितना रहा होगा, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन रही है। एक चर्चा उस समय भी सामने आई कि शिवराज जी ने विश्वास के साथ ये कहा कि नहीं, लाडली बहना का मतदान अधिक हुआ है इसलिए सरकार तो भाजपा की बनेगी। एक बार सूत्रों के माध्यम से एक खबर निकल करके आई थी कि आईबी और अन्य गुप्त एजेंसियां जो क्षेत्रों में जाकर के फीडबैक सरकार को सौंपती है उन्होंने भी भाजपा को जीतने जैसी स्थिति नहीं बताई थी। उसे भी शिवराज जी ने अस्वीकार किया था और ये कहा था कि नहीं, लाडली बहनों का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार चुनाव के परिणाम तक लाडली बहना का प्रभाव दिखाया गया। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन चाहे भाजपा के अंदर ही करने की स्थिति निर्मित हो गई हो या यूं कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाना हाईकमान ने तय कर लिया था, इसलिए एक योजनाबद्ध तरीके से लाडली बहना को पीछे किया गया। सबसे पहला वार किया कैलाश विजयवर्गीय ने, जो भाजपा संगठन के अखिल भारतीय महामंत्री हैं।
उन्होंने कहा कि लाडली बहना का कोई असर नहीं हुआ। यदि असर हुआ होता तो हम छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में या छिंदवाड़ा में भी जीत जाते। इस प्रकार की बातों से लाडली बहना के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव परिणाम आने के बाद और मुख्यमंत्री के चयन तक केवल लाडली बहना को प्रोजेक्ट और प्रेजेंट करना प्रारंभ किया। बार बार बहनों से मिलना, बहनें उनके पास आना और बहनों का रो रो करके आंसुओं के दिखावे के साथ ये कहना कि भैया हमने तो आपको वोट दिया है, आपको मुख्यमंत्री के लिए वोट दिया है। इस तरह का जो प्रोजेक्शन था, निश्चित रूप से हाईकमान पर उसका विपरीत प्रभाव हुआ और मोहन यादव के रूप में एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ जुमले खास चर्चा का केंद्र रहे और उसमें सबसे पहला शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और वे छिंदवाड़ा चले गए। छिंदवाड़ा जाने के पीछे उनकी अपनी राजनीति होगी, लेकिन कहा यह गया कि वो हारे हुए क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। फिर श्योपुर और फिर राघोगढ़ उनका प्रवास इसी ओर इंगित करने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि महिलाओं के द्वारा ये प्रोजेक्ट हुआ कि आप मत जाओ मामा, आप ही मुख्यमंत्री बनो, हमने आपको वोट दिया। ये एक ऐसा संदेश था कि केंद्रीय नेतृत्व पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की आखिरी, यानी कि कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की आखिरी पत्रकार वार्ता हुई और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए ये कहा कि दिल्ली नहीं जाने के पीछे मेरा अभिप्राय ये था कि मांगने से मैं मरना बेहतर समझूंगा। इस डायलॉग ने एक इमोशनल टच देते हुए बहनों में एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया को हमने आखिर तक देखा। बाद में उन्होंने जब शपथ ग्रहण के बाद महिलाओं के बीच में जाकर कहा, जस की तस रख दीनी सदरिया, यानी कि उन्होंने कहा कि अब मैं विदा हो रहा हूं और मैंने जो जिम्मेदारी ली थी बिना किसी कलंक के वो जिम्मेदारी रख दी है। और राम राम से लगाकर विदा होने तक का डायलॉग देते हुए शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का समापन हो गया। अब महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि शिवराज सिंह चौहान के इन डायलॉग्स, महिलाओं को ज्यादा प्रोजेक्ट करना, महिलाओं के माध्यम से ये संदेश देना कि शिवराज सिंह चौहान ही उनके रक्षक हैं, भैया हैं, मामा हैं और अन्य प्रकार के जो विशेषण दिए जा रहे हैं वो सब हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व यह आकलन कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के इस गतिशीलता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या पिछली बार 28 सीटें लोकसभा में भाजपा को मिली थी, इस बार भी 28 या फिर अधिक से अधिक 29 जो हैं वो मिल सकती हैं क्या? तो इन सब बातों के बीच में भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं का कहना है, हमारी जिनसे चर्चा होती रहती है, उनका कहना है कि लोकसभा के चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान को मनाने का, समझाने का और अपनी गतिविधियों का लाभ पार्टी को मिले, ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी क्रम में यह माना जा सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जैसे सक्रिय नेताओं को पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी ही और जल्दी जिम्मेदारी देगी, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले के लिए उनकी गतिविधियों को संतुलित करने का इस प्रकार का संदेश जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से दिया गया। अब लोकसभा चुनाव के लिए ऐसी तैयारियां की जाने लगी हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि को सामने रखकर फिर चुनाव होंगे और उस छवि में कोई भी व्यक्ति बाधक न हो, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को यह समझाने का पूरा प्रयास होगा कि आपकी गतिविधियां भाजपा संगठन के लिए घातक नहीं हो और यदि घातक होने जैसी स्थितियां दिखी या ऐसा हुआ तो ये तय मान करके चलना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद संजय जोशी फार्मूला इन सभी नेताओं पर लागू हो जाएगा जो केंद्रीय नेतृत्व की आंख की किरकिरी बनेंगे और लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणामों में बाधक होंगे। आज के चीरफाड़ के विषय में इतना ही, फिर हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।